हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सीएम सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 19 प्रस्ताव आए। अधिकांश प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। देखिए, कैबिनेट ने आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पारित किए हैं। जैसे मेरे विभाग का एक शेल्टर हम लोग दे रहे हैं, शेल्टर फंड के रूप में, जिसमें हम लोग जो हमारे आवास बन रहे हैं तो उसमें हम 15% उनसे जो EWS के आवास हैं वो भी हम बनाएंगे, यानी गरीब लोगों के लिए। तो उस पर सहमति बनी है। और इस प्रकार से जो हमारे अन्य जो संशोधन थे, कुछ विभागों के संशोधन है, वो उसमें हमने पास किए। से पूरे हल्द्वानी को पानी प्राप्त होगा और ये पेयजल की योजना है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कंपोनेंट था वो हटा दिया गया है। तो ये पेयजल की योजना मैं समझता हूं कि पूरे आपके हल्द्वानी क्षेत्र को और यूपी को भी पानी का उपलब्ध कराएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची, जहां उन्होंने नारी न्याय सम्मेलन समेत संगठन को मजबूत करने की बात कही। सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अभी इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 बिंदुओं पर फोकस करने की भी बात कही। उन्होंने मणिपुर का उदाहरण देते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हमने संविधान में संशोधन लाए, 105 संशोधन हुए। आप अपना कपड़ा बदलते हैं हर रोज, लेकिन आप अपना शरीर नहीं बदलते हैं। तो शरीर और आत्मा, संविधान की जो मूल है, उसे हम आरएसएस भाजपा को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, जो साजिश है। इसी के तहत हम कहते हैं देश में हर जाति, हर धर्म को जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक और अधिकार, सम्मान इस देश में है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में पहली बार अध्यक्ष पद चुनाव के नामांकन के अंतिम तिथि में मुकेश सिंह बोरा ने एकमात्र नामांकन किया, जिससे मुकेश बोरा का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। इससे पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश बोरा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकाला, जिसके बाद नैनीताल दुग्ध संघ सभागार में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया। वहीं नामांकन के दौरान सभी नवनिर्वाचित संचालक मंडल के सदस्य सहित नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी। पहले तो अपने पूरे जनपद के और प्रदेश के उत्पादकों को प्रणाम करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि आज 29,000 उत्पादकों ने जो आशीर्वाद दिया और उनके साथ लाखों जो उपभोक्ता हैं, उनके आशीर्वाद से और इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जनकल्याणकारी योजना दुग्ध उत्पादकों के लिए, कृषि उत्पादकों को लगी है, उनका परिणाम है कि लगातार मुझे क्षेत्र में करने का अवसर दोबारा मिला है। जीत आज यहाँ पर मैं कहूँगा कि अभी हमने नामांकन किया है, हो रही है। और इस देश के यशस्वी हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार मैं देख रहा हूं हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और ये इतिहास रचने का काम ऐसे भी हुआ है क्योंकि 9 के 9 डायरेक्टर निर्विरोध रूप से यहाँ पहुंचे हैं। सभापति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया गतिमान है और अभी 10 से 12 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित था। तो अभी तक हमारे पास एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई है और वही दाखिल भी हुआ है और अभी नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया गतिमान है। चंपावत जिला के टनकपुर में आज आंगनबाड़ी संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में 50 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर टनकपुर तहसील में आकर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर ब्लॉक के सभी केंद्रों में कार्य बहिष्कार के साथ ही पूरे उत्तराखंड में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है।
एक और सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी ओर सरकार हमको न्यूनतम मजदूरी के, हम सिर्फ सरकार से न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 मानदेय की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार से कि 10 साल जब सीनियरिटी के हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और जब हम 60 साल के बाद हम अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद हम सरकार से चाह रहे हैं कम से कम 2 लाख रुपए तो हमें दें, कम से हमारा उचित मानदेय कर दें। और दूसरा हम चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, गुणवत्ता की, कम से कम गुणवत्ता वाला हमें मोबाइल तो दे दे, रिचार्ज दे दे हमारा। उत्तराखंड के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव की धूम अभी से देखने को मिल रही है, जहां प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर अपने दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं और पार्टी के हाईकमान के दरवाजे खटखटाने में लगे हैं ताकि पार्टी उन पर भरोसा करे और उन्हें टिकट दे दे। लेकिन जसपुर के निकाय चुनाव का एक एंगल दूसरा भी है, जहां की जनता समाज सेवी वसीम सिद्दीकी को जसपुर के अगले चेयरमैन के रूप में देख रही है। लोगों का कहना है कि वसीम सिद्दीकी समय समय पर हमारे दुख दर्द में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और हमारे दर्द को अपना समझते हैं। जसपुर में आए दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है, जो जनता मेरे पास आती है मैं उसकी समस्याओं का हल भी करता हूँ और जनता का कहने से ही मैं खड़ा हो रहा हूँ और आगे भी यही करता रहूंगा इंशाल्लाह। मेरा मकसद ये है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आया कि लोगों की समस्याओं का हल कर सके। मेरे यहाँ से भी काफ़ी आए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि अब मेरे परिवार में से जनता जो चुनना चाह रही है वो मुझे चुनना चाह रही है। बुधवार देर शाम एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार सभी लोग उत्तरकाशी जिले के मोरी के रहने वाले थे। कार उत्तरकाशी से देहरादून की ओर आते समय अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 500 मीटर नीचे गहरी खाई में होते हुए यमुना नदी में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय लोगों और पुलिस राजस्व विभाग के साथ मिलकर सभी शवों को खाई से बाहर निकाला। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए मृतकों के आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड एसटीएफ का अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक अपराध का खुलासा किया है। M2M सिम के माध्यम से अपराध करने वाले गिरोह के एक आरोपी को एसटीएफ ने दिल्ली के चांदनी चौक से गिरफ्तार किया है। इस युवक से विभिन्न कंपनियों के करीब 45,000 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनसे अनुमानतः कई करोड़ रुपए की जालसाजी की जा चुकी है। एसटीएफ के एसपी ने यह जानकारी संवाददाताओं को दी। उन्होंने बताया कि स्टॉक ट्रेडिंग के निवेश पर मुनाफा कमाने के नाम पर शिकायतकर्ताओं से अलग अलग तारीखों में कई ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें से कुल 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है। यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसमें जो हमने कल देर रात दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें जो बड़ी संख्या में लगभग 3,000 सिम कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसमें इसने बेसिकली एक फर्जी फर्म खोली थी और उस फर्म के नाम पर इसने दिखाया था कि ये जो फर्म है ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करती है और उसके लिए इनको सीसीटीवी में जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बल्क में सिम वहां से परचेज की। चंपावत जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में ताले लटके हुए हैं। वे अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं। ब्लॉक अध्यक्ष और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि 18,000 रुपए मासिक मानदेय देने के सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए देने और कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को गोल्डन कार्ड जारी करने और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने आदि मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच उन्होंने कहा कि वीडियो जारी कर अपनी मांगे पूरी न होने पर चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। मैं चंपावत ब्लॉक की ब्लॉक अध्यक्ष हूं और मैं यह बताना चाह रही हूं कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है और सभी केंद्रों में तालाबंदी हो चुकी है। पूरे
उत्तराखंड के सभी केंद्र में तालाबंदी हो चुकी है। हमें इस उग्र आंदोलन पर विवश किया है सरकार ने, क्योंकि हमने इससे पहले ऑनलाइन काम करने से मना करके हमने बोला था कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, पर अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी सरकार द्वारा अमल नहीं किया गया है और इसीलिए हमें विवश होकर के हमें तालाबंदी हमें करनी पड़ी है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ी दरकने से बोल्डर टूटकर मुख्य सड़क पर जा गिरा है, जिससे मार्ग बाधित हो गया है। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को रास्ता बंद होने की सूचना दी। इसके बाद मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के जरिए सड़क पर आए एक बड़े बोल्डर को सड़क से हटाकर किनारे किया, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इस वजह से सड़क पर आए मलबे और बोल्डर्स को सड़क से पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। सुनात बस भी पहुंची गई थी, लेकिन करीबन 15-20 मीटर पीछे थी और 2 बड़े बोल्डर और उसके साथ 1-2 पेड़ भी आए नीचे, जिससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया सड़क पर। फिर पब्लिक ने इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद से बड़े बोल्डर को साइड किया, जिससे यातायात सुचारू होता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कानड़ी निवासी नीमा वल्दिया की लगाई जनहित याचिका पर सुनवाई की है। पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में खनन सामग्री लाने ले जाने के लिए अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई में राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में जहां जहां अवैध खनन हो रहा है उन शिकायतों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस संबंध में 6 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जवाब पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 22 मई की तिथि नियत की गई है। अवैध खनन की शिकायतों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें वहां पर अवैध सड़क निर्माण किया गया था नदी तल तक और पेड़ भी काटे गए थे उसके लिए, और पोकलेन मशीन भी यूज की गई थी, जिसके संबंध में कोर्ट कमीशन पूर्व में करवाया गया था। उसकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि वहां पर अवैध खनन हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का जो स्कोप है उसको एनलार्ज करते हुए राज्य सरकार से पूरे स्टेट में जो इलीगल माइनिंग हो रही है और उसमें क्या कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं उसके संबंध में जानकारी मांगी थी, परंतु वो शपथ पत्र दायर नहीं किया गया था। तो आज कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अगले 6 हफ्ते के अंदर पूरे राज्य में जहां भी इलीगल माइनिंग हुई है उनकी शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं उनके संबंध में विस्तृत शपथ पत्र दायर करें। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक टिहरी सांसद की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मिले, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बैठक में उठाए गए मुद्दों पर क्या प्रगति हुई है इसकी भी जानकारी ली। अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित एवं किए गए कार्यों की विभागवार जानकारी दी है। दिशा की पिछली बैठक में संबंधित विभागों द्वारा बताया गया कि जो सड़कें खराब थी उनमें से अधिकांश की मरम्मत कर ली गई है। देने के बाद भी ये लोग काम करने को तैयार नहीं है और पीडब्ल्यूडी में भी प्रॉब्लम है, बस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बीएसएनएल का है, क्योंकि लैंड ये लोग बोलते लैंड नहीं दिए हैं, बट लैंड दिया गया है और तभी ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग अपना मीटिंग करते हैं जो करना चाहिए, बहुत ही दुख की बात। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। संकल्प, त्वरित निर्णय, छत्तीसगढ़ सरकार। सुशासन के 2 माह, त्वरित निर्णय और दृढ़ संकल्प के साथ शपथ लेने के 2 माह के अंदर सरकार ने लिए ये महत्वपूर्ण फैसले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान। 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस के 3,716 करोड़, किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी। 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन। 69,92,000 गरीब परिवारों को आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन। महतारी वंदन योजना के तहत हर पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए प्रति वर्ष। पीएससी परीक्षा में अनियमितता की शिकायतों की सीबीआई जांच का निर्णय। विद्यार्थियों के लिए प्रदेश भर में 22 नालंदा परिसरों यानी हाईटेक लाइब्रेरी की होगी स्थापना।
छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों को अयोध्या यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना। तेंदु पत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं। पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए वार्षिक सहायता का प्रावधान। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट। कोयला परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली। राज्य में भयमुक्त और उत्साहजनक वातावरण का निर्माण। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। दृढ़ संकल्प, त्वरित निर्णय, छत्तीसगढ़ सरकार। सुशासन के 2 माह, त्वरित निर्णय और दृढ़ संकल्प के साथ शपथ लेने के 2 माह के अंदर सरकार ने लिए ये महत्वपूर्ण फैसले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान। 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस के 3,716 करोड़। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी। 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन। 69,92,000 गरीब परिवारों को आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन। महतारी वंदन योजना के तहत हर पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए प्रति वर्ष। पीएससी परीक्षा में अनियमितता की शिकायतों की सीबीआई जांच का निर्णय। विद्यार्थियों के लिए प्रदेश भर में 22 नालंदा परिसरों यानी हाईटेक लाइब्रेरी की होगी स्थापना। छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों को अयोध्या यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना। तेंदु पत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं। पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए वार्षिक सहायता का प्रावधान। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट। कोयला परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली। राज्य में भयमुक्त और उत्साहजनक वातावरण का निर्माण। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उधम सिंह नगर उच्च न्यायालय ने लगभग 300 दुकानों को अतिक्रमण के चिन्हित किया है, जिसमें सिविल लाइन, डॉक्टर कॉलोनी, काशीपुर बाईपास रोड स्थित क्षेत्र शामिल है। वहीं व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने व्यापार मंडल के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा से मुलाकात की।
विधायक शिव अरोड़ा ने व्यापारियों से मुलाकात के दौरान कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वह इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और व्यापारी वर्ग के साथ सदैव खड़े रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि शासन प्रशासन के माध्यम से जो राहत व्यापारियों को दिलाई जा सकती है, उसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। अभी हमारे जो 5-4 दिन पहले हमारे जो नगर निगम के द्वारा हमारे रुद्रपुर शहर के काशीपुर बाईपास का क्षेत्र है, सिविल लाइन का क्षेत्र है, डॉक्टर कॉलोनी का क्षेत्र है और जनता इंटर कॉलेज का क्षेत्र है, लगभग हमारे 300 दुकानदारों को नोटिस जारी करे जा रहे हैं कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। हमको अतिक्रमण हमारी थोड़ी, हम लोग कोई क्या, हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है भाई। जब कोर्ट ने ये तय करा है कि नाली के ऊपर का अतिक्रमण हटना चाहिए, कोर्ट के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश के अंदर, तो उसके अलावा फिर ये नगर निगम के लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आप मैं कहना चाहता हूं कि कोर्ट को रिव्यू कर रहे हैं ना, आप देखिए कोर्ट के आदेश को देखिए, क्या कोर्ट चाहती है, और उसके हमारे बजाय आप हमको अंदर तक 75 फुट करना चाहते हैं। हमारे जो काशीपुर बाईपास का क्षेत्र है उसमें एक तरफ 75 और एक तरफ 75 यानी कि 150 फुट। अभी हमारे जो अल्मोड़ा में गुरुवार को मौसम ने अचानक यू टर्न ले लिया। सुबह धूप के बाद दोपहर में आसमान पर काले बादल छा गए। देखते ही देखते अल्मोड़ा के बाजार क्षेत्र में बर्फबारी शुरू होने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जाड़ों के सीजन में बर्फबारी और बारिश नहीं हुई। आज बर्फबारी होने से जंगलों में लगी आग बुझ गई। इसके साथ ही लोग अच्छी बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं। ना बारिश हुई ना कुछ, सीधे बर्फबारी का वो हो रहा है। तो क्या लगता है इससे क्या फायदे होने जाते हैं? फायदे हैं किसानों के लिए, बढ़िया हो जाएगा और थोड़ा आदमी के भी थोड़ा चेहरे खिल जा रहे हैं। अल्मोड़ा में बर्फ पड़ने लगी है और मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, इससे अब काश्तकारी भी अच्छी होगी और पानी जो कम हो रहा है नौलों में, पानी भी बढ़ जाएगा, पर्यटक भी काफी आएगा इससे। उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट ले ली है, जिससे एक बार फिर से कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती है। वहीं सूखी से गंगोत्री तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर से बर्फ पड़ने से वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ पड़ने से हरसिल वैली में पर्यटक रुक कर रहे हैं, जिससे कि मार्ग पर बर्फ पड़ने से फिसलन बना हुआ है। पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बीआरओ द्वारा मार्ग को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। दिन ब दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर भी खिले हुए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ग्रामीण इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का आलम यह है कि पूरा इलाका 2 फीट बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिससे औली के खूबसूरत नजारे किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे हैं। आनंद तो बहुत ले रहे हैं, सब खेल रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो यही है कि मैगी का मजा लो, जहाँ पे भी आ रहे हो आप मैगी खाओ। आप कहीं बाहर मत जाओ, न्यूजीलैंड कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओली में आए, आपको नेक्स्ट यही इंडिया का न्यूजीलैंड यही दिख जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही कश्मीर जाओ, कहीं मत जाओ, ओली आओ। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, बहुत एंजॉय हो रहा है। चारों तरफ वादियाँ है, जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने यहाँ बहुत सारी राइड्स की, स्केटिंग किया, वो स्लाइडिंग किया, बहुत सारे एंजॉय किया और डांस भी किया बर्फबारी में, एक दूसरे के ऊपर बर्फ डाला, फुल एंजॉयमेंट। नगर पालिका परिषद बड़कोट में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कृषि राज्य मंत्री राजकुमार ने महासंपर्क अभियान के अंतर्गत पीएम मोदी और धामी सरकार की उपलब्धियों को बताया। राज्य मंत्री राजकुमार ने कहा कि जिस प्रकार पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के समग्र विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उसी तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि के रक्षक और संरक्षक के रूप में अपने विकास के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि 2024 में एक बार फिर उत्तराखंड अपना विश्वास मोदी पर ही जताएगी। लाभार्थी संपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और टीवी लोकसभा के संयोजक होने के नाते
देहरादून महानगर, देहरादून ग्रामीण और करोला विधानसभा से होते हुए आज मैं यमुनोत्री विधानसभा के यहाँ पे बड़कोट मंडल और कालिंदी मंडल में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आज यहाँ मंडल कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसमें मंडलों में मंडल के सभी पदाधिकारी, बूथ स्तर के अध्यक्ष और सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी इस कार्यशाला में उपस्थित थे। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।